हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ वो बड़ा कॉमन सा टॉपिक है कि एक कम्युनिटी कैसे अपने आप को सिर्फ बच्चों के लिए डेडिकेटेड कर देती है। किस तरह से एक टीचर अपना पूरा समय बच्चों के लिए समर्पित कर देता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि हम एक अच्छे टीचर को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप में से। टीचिंग हर कोई करना जानता है, हर कोई टीचिंग कर सकता है, बट मेन जो है वो हमें ये देखना है कि हम अच्छी टीचिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छी टीचिंग करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज हमारे पास होने चाहिए, आज हम उसके बारे में जानेंगे। डू यू नो हु आर वी? क्या तुम जानते हो हम कौन है? ए मैन वियर मल्टीपल हैट्स। आपके सामने एक पिक्चर है कि एक इंसान जो है मल्टीपल हैट्स पहने हुआ है। एक फोटो आपके सामने है जिसमें एक इंसान मल्टीपल हैट्स को पहने हुए है। सेम सिचुएशन जो होती है वो टीचर की होती है। टीचर जाता है क्लास में पढ़ाने के लिए, बट उसके साथ साथ उस पर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचिंग के अलावा उसको बहुत सारे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना होता है एक टाइम स्पैन में। एक टाइम लिमिट उसके पास होती है, उसी में उसको उस टास्क को परफॉर्म करना होता है, जैसे करेक्शन, WC रिपोर्ट, अगर वो क्लास टीचर है तो अटेंडेंस रजिस्टर, सब्जेक्ट टीचर है तो क्वेश्चन पेपर। मीन्स बहुत सारी ऐसी टास्क हैं जो पढ़ाने के अलावा उसको परफॉर्म करनी होती हैं। तो ए मैन वियर मल्टीपल हैट्स, हु एम आई? क्या तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? आई डोंट नो माई सेल्फ। मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, सिर्फ और सिर्फ मैंने मल्टीपल हैट्स को पहना हुआ है। डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? यस, यू आर राइट, आई एम ए टीचर। मैं एक टीचर हूं जिसने मल्टीपल कैप्स को पहना हुआ है। मल्टीपल कैप्स का मतलब यहां पर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी से है कि कैसे एक इंसान डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करता है। आई एम ए टीचर। मैं एक टीचर हूं। आई हैव नो रिलीजन। मेरा कोई धर्म नहीं है। आई हैव नो कास्ट। मेरी कोई कास्ट नहीं है। आई हैव ओनली वन एम्स टू मेक ब्राइट फ्यूचर ऑफ माई चिल्ड्रन। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक एम है कि मैं कैसे अपने बच्चे के फ्यूचर को ब्राइट कर सकता हूं। A teacher is a person who helps others to acquire knowledge, competence or values. A teacher is a person who helps others to acquire knowledge, competence or value. एक टीचर एक इंसान होता है, एक पर्सन होता है जो बच्चे की मदद करता है कि कैसे वो अपने अंदर वैल्यू को कल्टीवेट कर ले, कैसे वो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नॉलेज गेन कर ले, कैसे वो अपने आप में इतना कॉम्पिटेंट हो जाए कि वो कहीं पर भी किसी से पीछे ना रहे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर की है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आप इस प्रेजेंटेशन में क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर। एक गुड टीचर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग? टीचिंग का पर्पस क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग? टीचिंग की प्रोसेस क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीचिंग? टीचिंग्स के टाइप क्या है? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचिंग? गुड टीचिंग की क्वालिटीज क्या होती है? हाउ टू असेस योर टीचिंग? अपनी टीचिंग को आप कैसे असेस कर सकते हैं? Characteristics of the teacher. Characteristics of the teacher. Teachers की characteristics क्या होती हैं? We have some specific points from my experience. I have
arrange some specific points so that you can easily understand what are the characteristics of the teacher. First point, having and transmitting enthusiasm. एज ए टीचर अगर आपकी सब्जेक्ट पे नॉलेज है, एज ए टीचर इफ यू हैव ए वास्ट सब्जेक्ट नॉलेज, स्टूडेंट विल रेस्पेक्ट यू. हैविंग एंड ट्रांसमिटेड एंथुजियाज्म, जितने अच्छे से आप पढ़ाते हैं, जितनी नॉलेज आप में है, वो आपको अपने बच्चे में ट्रांसमिट करनी है. आपने ग्रेजुएशन किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बच्चे ने तो नहीं किया. बच्चा तो 10th में या 12th में, तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपसे ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, तो सिर्फ आपको अपने एंथुजियाज्म को, कितना अच्छे से आप पढ़ाते हैं, कितनी नॉलेज आपको है, सिर्फ वो बच्चे में ट्रांसमिट करना है आपको. कल्टिवेटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप को बनाना है. ऐसे नहीं करना है कि बच्चे ने कुछ कहा, आपने बच्चे को कुछ कहना स्टार्ट कर दिया, बच्चे को डांटना स्टार्ट कर दिया. कल्टिवेटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट्स के साथ पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना है. थर्ड पॉइंट, मेकिंग लर्निंग पर्पसफुल एंड रिलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स. आपकी लर्निंग जो है वो पर्पसफुल होनी चाहिए और वो रिलेवेंट होनी चाहिए. बीइंग फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिंग देयर प्रैक्टिस, आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए एंड अडेप्टिंग देयर प्रैक्टिस, और ताकि आप उनकी चीजों को बहुत जल्दी से एक्वायर कर लें. प्रमोटिंग अ सेफ एंड स्टिमुलेटिंग क्लासरूम क्लाइमेट, देखिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड कराते हैं. जो भी टीचर क्लास में जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि वो कैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपनी क्लास में क्रिएट कर सके ताकि बच्चे बहुत अच्छे से लर्निंग कर सके. देखिए कुल मिला के आप कितने अवार्ड परचेज कर रहे हैं, कितने अवार्ड आपको मिल रहे हैं, आप बेस्ट स्कूल की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते, मेरे को मतलब नहीं है. एज ए पेरेंट्स मैं देखूंगा आपका रिजल्ट कितना है. बेस्ट टीचर का अवार्ड मैंने तो ले लिया, बट मेरे को ये पता चलता है कि मेरा जो स्टूडेंट्स है वो 90+ में भी नहीं आ रहा है. तो मेरे को लगता है कि ऐसे बेस्ट स्कूल के अवार्ड को आपको एक अलमीरा पे रख देना चाहिए या दीवार पे टांग देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है. नेक्स्ट, प्रमोटिंग अ सेफ एंड स्टिमुलेटिंग क्लासरूम क्लाइमेट्स. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एस्टेब्लिशिंग क्लियर एंड पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, क्योंकि आप क्लास के टीचर हैं. आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी क्लास में कैसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करें, कैसे इस चीज़ को एस्टेब्लिश करें ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी से मैनेज हो जाएं. नेक्स्ट देखिए, बीइंग रिफ्लेक्टिव अबाउट देयर ऑन प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग कोलैबोरेटिवली. being reflective about their own practice and developing collaboratively. आपको बच्चों को कोलैबोरेट करना है अपनी प्रैक्टिस में. आपकी जो प्रैक्टिस है वो रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए, जो टीचिंग है आपकी रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए. बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा टीचर कितने अच्छे से अपने लेसन को ट्रांसमिट करता है, अपने लेसन को कितने अच्छे से डिलीवर करता है. बीइंग रिफ्लेक्टिव अबाउट देयर ऑन प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग कोलैबोरेटिवली. आपको रिफ्लेक्टिव होना है, मीन्स आपके पास जो चीज है वो बच्चों में जानी चाहिए. अबाउट देयर ऑन प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग कोलैबोरेटिवली, आपको मिला के सब बच्चों को साथ लेके चलना है. आपने देखा हो कि बहुत सारे टीचर्स जो है वो पीयर लर्निंग पे भरोसा करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे क्लास में पीयर लर्निंग हो. देखिए हर एक लर्निंग की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. अगर हम लेसन प्लान को भी देखें तो जो टीचर्स लेसन प्लान बनाते हैं उसका काम यही है कि मैं क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूं, ये मेरा लेसन प्लान है. और जो टीचर्स डायरी हम बनाते हैं उसका सिर्फ इतना यूज होता है कि हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते. मेरे पास पता है कि मेरे पास ये टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट में मेरे को ये चैप्टर अपना पूरा करना है, या मेरे को इस टाइम लिमिट में ये टॉपिक पूरा करना है. अगर मेरे पास टीचर्स डायरी नहीं होगी तो मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, बच्चा मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो मैं उस इंडिविजुअल बच्चे को आंसर देने में लग जाऊंगा. मैं इस चीज को नहीं देखूंगा कि जो मेरे पास टाइम लिमिट है वो ओवर होने वाली है. तो टीचर्स डायरी क्या होती है कि हमें डाइवर्ट नहीं करती. नेक्स्ट देखिए,
being reflective about their own practice and developing collaboratively, bringing innovations to the classroom. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, bringing innovations to the classroom. अपनी क्लासरूम में नए नए आइडियाज लेके आइए, अपने क्लास को बिल्कुल इनोवेटिव बनाइए, नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए. अगर आप अपने लेसन को एक ही वे से डिलीवर्ड करते हैं, आज मैं आपसे डिफरेंट टाइप्स की टीचिंग मेथड भी डिस्कस करूंगा. अगर आप अपने लेसन को सिर्फ एक ही तरह से डिलीवर्ड करते हैं तो आपके बच्चे आपसे बोर हो जाने हैं. उनको पता है कि मेरे सर आएंगे, बुक को ओपन करेंगे, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ना तो मुझसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ना ही हम आंसर देंगे. कोई बच्चा पीछे बैठा है, बुक उसके पास नहीं है. तो मतलब आपको इनोवेशन लाना है अपने टीचिंग में. आप जितना इनोवेशन लाएंगे, आपकी टीचिंग जो होगी वो उतना ही इफेक्टिव होगी. पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचता है, देखिए. I think to be inspiring as a teacher, you have to be effective. You have to make sure that the kids are learning and that they are enjoying being in your classroom. I think to be inspiring as a teacher, you have to be effective. Parents सोचता है कि as a teacher अगर आप बच्चे को इंस्पायर करते हैं किसी चीज के लिए तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है. You have to make sure that the kids are learning. इस चीज में बिल्कुल हम श्योर हो जाते हैं या आप भी श्योर हो जाते हैं कि अगर आपकी लर्निंग इफेक्टिव है, मींस आपकी अगर टीचिंग इफेक्टिव है, अब बच्चों की लर्निंग इफेक्टिव है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा. अगर रिजल्ट आएगा तो ये आपका रिजल्ट होगा. रिजल्ट आने का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं सीख रहे हैं. एक अच्छे टीचर का मोटो यही होता है कि वो अपने बच्चे की लर्निंग को कैसे इम्प्रूव करे. हम ये देखते हैं कि अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, हिंदी की बात करें, एसएसटी की बात करें, तो हम बहुत बड़े बड़े छोटे बच्चों के लिए क्लास 1 to 5 बड़े बड़े आंसर दे देते हैं. वो बच्चा कैसे याद करेगा. तो हमें ये भी देखना है कि जो हम कंटेंट अपने बच्चे को प्रोवाइड करा रहे हैं वो इजी टू लर्न है या नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि हमने डिफिकल्ट वर्ड यूज कर लिया, ऐसा तो नहीं हमने लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट ले ली, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है. मैथ्स की बात करते हैं. मैथ्स में अक्सर देखा होगा टीचर्स बड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाता है. मेरे को लगता है कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है. मैथ्स में जितना आप इनोवेशन लेके आएंगे, बच्चे आपको उतना ज्यादा पसंद करेंगे, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट होगा. नेक्स्ट देखिए, एन इंस्पायरिंग टीचर इज एन आउटस्टैंडिंग टीचर. जो टीचर बच्चों को इंस्पायर करता है वो आउटस्टैंडिंग टीचर कहलाता है. आई थिंक दिस टाइप ऑफ टीचर डू मच मोर. आई थिंक दिस टाइप ऑफ टीचर डू मच मोर, कि ऐसा टीचर बहुत ज्यादा करते हैं. दे हैव रियली इन्वेस्टेड देयर टाइम्स, दे रियली केयर. वो मैक्सिमम अपना टाइम जो है इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो बच्चे की केयर कर सके. और रियली में वो बच्चे की केयर करते हैं क्योंकि वो बच्चे को इंस्पायर करते हैं. वो बच्चे को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं. बच्चे को इंस्पायर करने का मतलब ये होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है. मोटिवेट होने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. आप ईजी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका स्लो लर्नर्स भी चीज़ों को लर्न कर सकता है. वो भी चीज़ों को लर्न कर सकता है. अगर वो चीज़ों को लर्न कर लेगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बच्चे को और समझाना. अब एक ओपिनियन है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए कि आई हैड ए पीई टीचर हु वाज रियली गुड फन. एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर है जो अपनी टीचिंग में फन को क्रिएट करता है. शी जस्ट हैड अ रियल पैशन. शी जस्ट हैड अ रियल पैशन फॉर हर सब्जेक्ट. उसको अपने सब्जेक्ट के लिए बड़ा ही पैशन है. एंड शी रियली एंजॉयड टीचिंग. वो अपनी टीचिंग को बहुत एंजॉय करती है. एंड यू कॉल टेल शी रियली एंजॉयड बीइंग विद द स्टूडेंट्स. और जब भी आप देखेंगे वो अपनी टीचिंग को बहुत एंजॉय करती है और वो बच्चों के साथ बहुत खुश रहती है. जस्ट द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लासरूम मेड यू वांट टू बी देयर. जब भी आप देखेंगे तो ये वही इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जो बच्चों को चाहिए होता है, जो बच्चों को खुश बनाता है, जो बच्चों को हैप्पी बनाता है. व्हाट इज टीचिंग. अब टीचिंग क्या है. टीचिंग इज ए हाईली इंटरेस्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटी. टीचिंग जो है ये एक बड़ी ही हाईली इंटरेस्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी है. और ये जिम्मेदारी ऐसी है कि जिससे तुम भाग नहीं सकते. अगर आप क्लासरूम में हैं तो आपको पढ़ाना पड़ेगा. इट मीन्स अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो क्लास में जो 40 बच्चे बैठे आप उनके फ्यूचर से खेल रहे हो.
सीधा सीधा आप फ्यूचर को खेल रहे हो। अक्सर आपने देखा होगा अरेंजमेंट में टीचर ज्यादा अरेंजमेंट वाला टीचर कहता है चलो बेटा बुक निकालो, ओपन योर बुक, रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर एक अरेंजमेंट का टीचर एक क्लास में जा रहा है जिसपे वो नहीं पढ़ाता तो एटलीस्ट वो रीडिंग तो करा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा जब टीचर जाता है क्या कहता है कि अब जो अपना प्रीवियस आपका वर्क छुटा वो वर्क पूरा कर लो। ये कौन सी टीचिंग हुई, ये कौन सी आपकी इफेक्टिव टीचिंग हुई? आपने क्लास में जाके बोला इफ योर वर्क इज पेंडिंग काइंडली कंप्लीट योर वर्क। अरे तुमने क्या सिखाया? तुमने 40 मिनट या 35 मिनट वहां पे स्पेंड कर दिए, बच्चों को क्या आया? आपका सेटिस्फेक्शन यही है जब आप शाम को जाए और लेटे और अपने आप से पूछे कि मैंने आज क्या किया। अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप अच्छे टीचर हैं, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो सॉरी टू से ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं, आप टीचिंग को छोड़ सकते हैं। This is in part of related to a social practice that takes place in a specific context, time management, child behavior, cultural activities and many more. अब ये एक हाईली रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है? क्योंकि ये बहुत चीज़ों से जुड़ी हुई है, बहुत चीज़ें इससे कोरिलेट करते हैं। जैसे सोशल प्रैक्टिस भी आप इसको कह सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट, बच्चे को आप टाइम मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं, बच्चे के बिहेवियर को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कल्चरल एक्टिविटी भी सिखा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को आप उस बच्चे में कल्टिवेट करते हैं ताकि बच्चा उन चीज़ों को सीखे। बच्चा अब एक जब नर्सरी में किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो वो आता है पेन या पेंसिल पकड़ने की कोशिश करता है। जब नर्सरी का बच्चा क्लास में आता है तो वो पेंसिल को पकड़ने की कोशिश करता है, पेंसिल को पकड़ने में लिखने की कोशिश करता है। आप डेडिकेशन डिवोशन उस टीचर का देखो जिस टीचर ने उसको पेंसिल पकड़ना सिखाया है। उसका डेडिकेशन इतना है कि उस बच्चे को लिखना आ गया। कुछ स्कूल्स एलकेजी और यूकेजी में एलकेजी से कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं। अगर किसी बच्चे को कर्सिव राइटिंग नहीं आती तो जिम्मेदारी किसकी? एलकेजी के टीचर की। किसने खेला बच्चों के साथ? एलकेजी के टीचर ने। किसी बच्चे को मैथ्स में एलसीएम नहीं आता जो 3rd 4th 5th में सिखाया जाता, अगर बच्चे को नहीं आया तो जिम्मेदारी किसकी? टीचर की। तो टीचर जो है वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता, टीचर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता, क्योंकि ये तो रिलेट है सोशल प्रैक्टिस से, टाइम मैनेजमेंट से, चाइल्ड के बिहेवियर से और कल्चरल एक्टिविटीज से। टीचिंग इज अ प्रोसेस इंटेंडेड फॉर लर्निंग बाय इंड्यूसिंग अ बिहेवियर चेंज इन द टॉट। टीचिंग एक प्रोसेस है, टीचिंग एक प्रोसेस है जो बच्चों को प्रेरित करता है। टीचिंग एक प्रोसेस है, बच्चों को प्रेरित करता है, बच्चों को कहता है या बच्चों को बताता है कि आप अपने बिहेवियर में चेंज कैसे लाएं, आप चीजों को सीखें कैसे। आप चीजों को जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपको चीजें आएंगी नहीं। इट इज एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग ए मैसेज विद पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। ये एक तरीका भी है कम्युनिकेशन का जो आपके बच्चों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। नर्सरी का बच्चा जब घर आता है टीचर उसको बोलता है कि आपको बेटा ये होमवर्क करना है, 1% मान के चलते हैं कि टीचर ने कुछ गलत बता दिया। पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं बेटा ये गलत है, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, वो नर्सरी का बच्चा अपने टीचर की बात को मानेगा, ना कि तुम्हारी बात को। पेरेंट्स की बात को बच्चा इग्नोर कर देगा, सीरियस लेगा अपने टीचर की बात को, क्योंकि वो अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट करता है। वो टीचर की हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनता है, टीचर उसको कैसे खाना खिलाती है, टीचर उसको कैसे उसका हाथ पकड़ती है, कैसे टीचर उसको गोद में उठाती है, कैसे टीचर उसको दुलारती है। वो छोटा बच्चा नर्सरी की इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग का पर्पस क्या है? देखिए, सबसे पहले टू मेक अ गुड ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। टीचर की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो एक अच्छे इंसान को प्रोड्यूस करे। अगर वो पढ़ा लिखा है और अच्छा इंसान नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जानवर है। दूसरा पॉइंट देखिए, ओवरऑल ग्रोथ
ऑफ द स्टूडेंट्स इन एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक्स। बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए एकेडमिक्स में भी और नॉन एकेडमिक्स में भी, पढ़ने में भी अच्छा और वो सारी एक्टिविटीज जो स्कूल में होती हैं वो उनमें भी पार्टिसिपेट करे। कल्टिवेट द मॉरल वैल्यूज, बच्चे में मॉरल वैल्यूज आनी चाहिए। आजकल ये चीजें नहीं होती बच्चे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमिक्स में तो अच्छा करते हैं पर मॉरल वैल्यूज में नहीं होते। उनको ये नहीं पता होगी कि हम पेरेंट्स को रेस्पेक्ट कैसे करनी है, अगर कोई रिलेटिव हमारे घर आ जाए तो हमें उससे कैसे बात करनी है, अगर वो अपने फ्रेंड में खड़े हैं तो अपने दोस्तों से कैसे बात करनी है। मीन्स उसकी जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो कहीं ना कहीं पे स्टैंड नहीं करती। तो हमें ये भी देखना है कि एज ए टीचर दिस इज our responsibility to cultivate the moral values in our students. The next point is respect the nation, parents and the teachers. सबसे पहले देश की रेस्पेक्ट करो। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो इसमें नेशन कहाँ से आ गया, इसमें रेस्पेक्ट कहाँ से आ गई, कहाँ देश की रेस्पेक्ट हो गई। जेएनयू के पढ़े हुए जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और वो इस तरह की बातें करते हैं तो नेशन की रेस्पेक्ट कहाँ हो गई। तो जितनी हम, सबसे पहले मैंने अपने स्लाइड में नेशन को रखा है क्योंकि वो पेरेंट्स और टीचर से भी ऊपर है। हमारा देश हमारे लिए सबसे ऊपर है, तो सबसे पहले हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। अगर हमें उसकी रेस्पेक्ट नहीं आती तो हमारी टीचिंग बेकार है। अगर हम बच्चों में अपने देश के लिए रेस्पेक्ट ना पैदा कर पाए तो मेक रेस्पॉन्सिबल, आपका जो स्टूडेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेना आना चाहिए। अगर आपने हाउस प्रीफेक्ट बनाया है, अगर आपने हेड बॉय बनाया है, आपने हेड गर्ल बनाई है, तो वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लें, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएं, उसको बोझ ना समझे कि अगर मेरे को बैज मिला है तो मेरा बोझ हो गया। नहीं, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, अगर वो आपका स्टूडेंट है तो उसको अच्छे से परफॉर्म करे एज ए टीचर। अगर आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आप अच्छे से परफॉर्म करें। तो एज ए टीचर अगर हम किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा से नहीं परफॉर्म करते हैं तो हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, हम कैसी चीज़ों को मान सकते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करेगा। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग की प्रोसेस क्या है, देखिए। सबसे पहले एक्सप्लेन, प्रोवाइड ए स्टूडेंट फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल ऑफ द न्यू टर्म्स। सबसे पहले हमें बच्चों को एक्सप्लेन करना है, उसको डिस्क्राइब करना। जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो उसको आपको पता होना चाहिए। जो भी आप क्लास में पढ़ा रहे हो आप उस कंटेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। टीचर्स डायरी का सिर्फ यही यूज होता है कि आप अपने कंटेंट को एक बार देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि जब आप क्लास में जाएं तो बच्चा ये नहीं बोले कि सर को नहीं आता। तो प्रोवाइड ए स्टूडेंट फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल ऑफ द न्यू टर्म्स। आपको प्रोवाइड कराना है स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन, ऐसा डिस्क्राइब करना है कि बच्चे को समझ में आ जाए। बच्चा अगर हिंदी मीडियम का भी है या इंग्लिश मीडियम का भी है, तो जिस मीडियम का भी है, आप जिस मीडियम में भी पढ़ा रहे हैं, आपको ये देखना है कि मेरे बच्चे किस कैटेगरी के हैं, वो किस तरह से चीज़ों को समझते हैं। अरे अगर आप गा के बढ़िया पढ़ा सकते हो तो गा के पढ़ाओ, अगर आप डांस करके बढ़िया पढ़ा सकते हो तो डांस करके बढ़िया पढ़ाओ। आप जिस तरह से बढ़िया पढ़ा सकते हो उस तरह से बढ़िया पढ़ाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, बस आपके बच्चे को लर्निंग आनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है रीस्टेट, ask student to restate the description, explanation or example in their own words। स्टूडेंट को बोलो कि वो जो मैंने पढ़ाया उसको डिस्क्राइब करे, उसको एक्सप्लेन करे अपने शब्दों में। थर्ड देखिए, शो, आस्क स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट ए पिक्चर, सिंबल और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्म। जो मैंने पढ़ाया, kindly construct a picture, symbol or graphic representation of the terms। means all the things you have learned from my side kindly draw on a paper। जो पढ़ा उसको लिखो। अगर जो पढ़ेगा उसको लिखेगा तो सबसे पहले उसकी इनोवेटिव स्किल्स इंप्रूव होगी, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी,
थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स को आप इंप्रूव कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस कर रहे हैं। Engage students periodically in structured vocabulary discussions that help them add to their knowledge of the term in their notebook. स्टूडेंट को कहे कि वो आपस में एंगेज रहें, आपस में वोकैबुलरी का डिस्कस कराओ, उसके बीच में, उनके बीच में जितना डिस्कशन होगा उतने ही ज़्यादा बच्चा स्ट्रांग होगा, जिससे क्या होगी, वो नॉलेज को अपनी गेन करेंगे। वो जो भी टर्म्स हैं, जो भी वो जान रहे हैं बुक से, या जो भी आप पढ़ा रहे हैं, उसको अपनी नोटबुक में लिखें, चीज़ों को लर्न करें, चीज़ों को समझें, चीज़ों को लिखें, तभी तो बच्चे की लर्निंग इंप्रूव होगी। रिफाइन एंड रिफ्लेक्ट पीरियडिकली, आस्क स्टूडेंट एंड डिस्कस। अक्सर क्या होता है, टीचर जाता है, लेक्चर को डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद आ जाता है, ये नहीं कंफर्म कराते कि बच्चे को कितना आया। अरे आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपका बहुत नाम है, इस जगह में आपसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता, पर ऐसे पढ़ाने से फ़ायदा क्या हुआ कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, बच्चे समझ ही नहीं पाए कि मेरे टीचर ने मेरे को क्या पढ़ाया है। आप अच्छे होंगे, बेशक आप अच्छे होंगे, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आप अच्छे नहीं हैं। अगर आपके बच्चे अच्छा अचीव नहीं कर रहे हैं, अच्छा गेन नहीं कर रहे हैं, अच्छा लर्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अच्छे नहीं हैं। तो अपने बच्चों से पूछिए, जानने की कोशिश करिए कि जो आपने पढ़ाया है दे नो और नॉट। प्रोवाइड द लर्निंग एनवायरनमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अक्सर कहता हूं, हमारे प्रिंसिपल साहब थे, वो हमसे कहते थे कि अगर बच्चा डिसिप्लिन है, अगर बच्चा डिसिप्लिन है तो आप उसको अच्छे से पढ़ा लोगे। अगर बच्चे अनडिसिप्लिन है और पढ़ने में भी कितना अच्छा है, तो वो पूरी क्लास का नाश कर देगा, ना तो अपना भी पढ़ेगा, ना किसी और को पढ़ने देगा। उनका कहना है कि अगर बच्चा डिसिप्लिन है तो आप उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, भले से ही वो कमजोर हो पढ़ने में, भले से ही वो स्लो लर्नर्स हो, बट वो चीजों को सीख सकता है, चीजों को जान सकता है। नाउ द नेक्स्ट, अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। ऑफ टीचिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, कोई भी मेथड हो उसके एडवांटेज भी होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगे। तो आज हम जो भी मैं लेक्चर, जिस मेथड की भी बात करूंगा, जिस भी टीचिंग मेथड की बात करूंगा, उस टीचिंग मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों की बात करूंगा, और वो किस तरह से यूज किया जाता है उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के टीचिंग मेथड है, मैं आज सबके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लेक्चर मेथड की। किसकी बात करते हैं हम? लेक्चर मेथड की। अब लेक्चर मेथड होता क्या है, देखो, टू ओरिएंट स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए यूज होता है। टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट टू इंट्रोड्यूस करता है, टू गिव डायरेक्शन ऑन प्रोसीजर, जिस चीज, मतलब आपके लेक्चर को, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको एक डायरेक्शन देता है। एडवांटेज क्या है कि टाइम को सेव करता है, परमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी, आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं लेक्चर मेथड में। रिक्वायर लेस रिजिड स्पेस, इसके लिए ना आप ज्यादा रिजिड नहीं हो सकते, बहुत कम स्पेस होता है इस चीज के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि इन्वॉल्व वन वे कम्युनिकेशन, लेक्चर मेथड में वन वे कम्युनिकेशन होता है। आप गए, लेक्चर दिया, पढ़ा के आगे, बच्चे को कितना है आपने पूछा ही नहीं। जब बच्चे से पूछा नहीं, बच्चे को आया नहीं, तो ऐसी टीचिंग से कोई फायदा नहीं हो। आप गए, अपना पीरियड आपने डिलीवर कर दिया, बच्चे को कुछ नहीं आया, तो जब बच्चे को कुछ नहीं आया तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, प्रोसेस प्रॉब्लम एंड स्किल्स टीचिंग। प्रोसेस प्रॉब्लम एंड स्किल्स टीचिंग, अगर आपके पास टीचिंग के स्किल्स हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पे पोज हो जाएंगे, वो बैंड हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे, वो ठुट हो जाएंगे, वो यूजलेस होने लगेंगे, क्योंकि वो आपके टीचिंग के स्किल्स को कहीं ना कहीं नीचे लेके आएगा। इनकरेज स्टूडेंट्स पैसिवनेस। अब जो अच्छा बच्चा है, जो किसी दूसरे टीचर को के चैप्टर लेसन में क्लास में आंसर देता है, बट आपके उसमें नहीं देता, क्योंकि आप वो इन्वायरमेंट ही क्रिएट नहीं करा पा रहे।
इनकरेज स्टूडेंट्स पैसिवनेस, ये स्टूडेंट्स के अंदर पैसिवनेस को क्रिएट करता है, पैसिवनेस को बढ़ावा देता है, क्योंकि बच्चे की एक्टिवनेस तो आपने खत्म कर दी, क्योंकि आपने बच्चे से कुछ पूछा ही नहीं। जब आपने बच्चे से कुछ पूछा नहीं तो बच्चा आपको बताएगा क्यों? जब आपने कंफर्म ही नहीं किया बच्चे को कितना आया तो आपका रिजल्ट आएगा क्यों? तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं एक अच्छी टीचिंग के लिए। चलिए, अब दूसरा है द डिस्कशन मेथड टू डेवलप इमेजिनेटिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। ये डेवलप कराता है कि एक आप इमेजिनेटिव सॉल्यूशन देते हैं किसी प्रॉब्लम का, डिस्कस करते हैं जब हम किसी चीज के ऊपर, टू स्टिमुलेट थिंकिंग एंड इंटरेस्ट एंड टू सिक्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ये एक वो तरीका है जिसमें बच्चा जो है, जिसमें बच्चे की ना थिंकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होती है, बढ़ती है, आप उसको बढ़ा रहे हैं और बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि आपने उसको बुलाया है डिस्कस करने के लिए। आप चाहते हैं कि माय स्टूडेंट विल डिस्कस ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक एंड टू सिक्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा, स्टूडेंट ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट लेगा। देखिए, अगर बच्चा आपकी क्लास में इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत अच्छे टीचर हैं, 30-30 साल का एक्सपीरियंस, 40-40 साल का एक्सपीरियंस, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। मैं जितना जानता हूँ, जितना समझता हूँ, जितना मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में जाना है, समझा है, उसी को प्रेजेंटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जितना जानता हूँ उनको आपके सामने लेके आया हूँ। अगर कहीं पर गलत है या आपको लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ों में चेंजेस होना चाहिए तो यू में डिस्कस विद मी, यू कैन शेयर योर कमेंट, यू कैन शेयर योर नॉलेज इन माई कमेंट बॉक्स। ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आई अप्रिशिएट यू। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टू एम्फेसाइज मेन टीचिंग पॉइंट्स। टू एम्फेसाइज मेन टीचिंग पॉइंट, डिस्कशन मेथड में आपको पता है कि मेरे को इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है, या मेरे पास ये पॉइंट है जिनके ऊपर मुझे डिस्कस करता है, तो आप उन्हीं के ऊपर जोर दे पाएंगे। आपका फोकस जो होगा वो उन्हीं के ऊपर होगा। अगर आपका किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर फोकस है तो आप उनको बड़े आसानी से, बड़े अच्छे से समझा पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट। डिस्कस, जो हमारा डिस्कशन मेथड है जिसमें बच्चा डिस्कस करने आ रहा है ना, इससे बच्चे में ना इंटरेस्ट क्रिएट होता है और बच्चा जो है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो भी आगे आएगा, और कमिटमेंट करता है कि हाँ कि ये स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मेरे को डिस्कस करना है किसी दूसरे बच्चे के साथ। यूटिलाइज स्टूडेंट्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, आप इस तरह से बच्चे की नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हो और एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर। आपको जो इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, आपको जो टीचर होना चाहिए वो हाईली स्किल्ड हो। रिक्वायर प्रिपरेशन बाय द स्टूडेंट्स। अब चूंकि आप डिस्कस करा रहे किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो आपके बच्चे भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। लिमिटेड कंटेंट, आपका जो कंटेंट होता है लिमिट होता है, क्योंकि आपके पास ना कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जिसके ऊपर ही आपको डिस्कस करना है। तो जब आप कुछ लिमिटेड पॉइंट्स को लेके आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपका जो कंटेंट होगा वो लिमिटेड होगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। इसमें क्या है, टू प्रोवाइड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। रेमेडियल मीन्स होता है आपकी जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन दी, मेडिसिन खाई, मेडिसिन खाने के बाद अभी 5 मिनट में आपको आराम हो जाता है। तो द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड्स टू प्रोवाइड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, वो एकदम से तुरंत आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है। टू प्रोवाइड मेकअप इंस्ट्रक्शन फॉर लेट अराइवल, एब्सेंट ऑफ, ठीक है, टू प्रोवाइड मेकअप इंस्ट्रक्शन फॉर लेट अराइवल एब्सेंटीज ऑफ ट्रांसिएंट। ये क्या करता है कि ये उन बच्चों को, ये मतलब आप क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम डिजाइन कर लेते हैं, आप एक प्रोग्राम डिजाइन कर लेते हैं, आप एक कोर्स डिजाइन कर लेते हैं। वो
वो बना हुआ है, आपने ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक एक जगह इंक्लूड बंडल बना लिया, पैकेज बना लिया, वो आपको बच्चों को देना है। तो टू प्रोवाइड मेकअप इंस्ट्रक्शन फॉर लेट अराइवल एब्सेंटीज ऑफ ट्रांसिएंट, आप क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं एक साथ उन सारे बच्चों को प्रोवाइड्स कराएंगे, वो रेडीमेड होगा, पहले से बना हुआ होगा। टू प्रोवाइड मेकअप इंस्ट्रक्शंस, इसके लिए जो लेट आते हैं, जो अपसेंट हैं या जिनकी लर्निंग आपके अकॉर्डिंग नहीं है, टू मेंटेन प्रीवियसली लर्न स्किल विच आर नॉट परफॉर्म फ्रिक्वेंटली इनफ, टू मेंटेन प्रीवियसली लर्न स्किल विच आर नॉट परफॉर्म फ्रिक्वेंटली इनफ, आप जो बच्चे जिन्होंने पहले सीखा, टू मेंटेन प्रीवियसली लर्निंग स्किल्स, जिन बच्चों ने आपसे पहले सीखा और आप उनकी लर्निंग से सेटिस्फाइड नहीं है कहीं तक, तो आप ये ना उस चीज़ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एडवांटेज क्या है कि रिड्यूस फेलियर रेट, ये आपके फेलियर रेट को तो रिड्यूस करेगा, पर रिक्वायर लोकल और कमर्शियल पर ये कहीं ना कहीं पे लोकल और कमर्शियल हो जाता है। इम्प्रूव एंड ऑफ कोर्स प्रोफिशिएंसी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके उस कोर्स को, आपके उस सिलेबस को, आपके उस पैकेज को बेहतर बनाता है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि रिक्वायर लेंथी प्रोग्रामर्स ट्रेनिंग, आपकी जो प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग होती है वो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि आप एक इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम उसको प्रोवाइड करा रहे, जो पहले से ही इंस्ट्रक्ट है उस प्रोग्राम को आप बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। एडवांटेज क्या है कि आपके टाइम को सेव करता है, पर इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखिए द स्टडी असाइनमेंट मेथड। अब असाइनमेंट मेथड क्या है कि आप बच्चे को किसी टास्क को असाइन कर रहे हैं कि तेरे को बेटे ये टास्क परफॉर्म करनी है। यूजेस देखिए, टू ओरिएंट स्टूडेंट्स टू ए टॉपिक प्रायर टू क्लासरूम और लेबोरेटरी वर्क। अब बच्चे को एक स्पेसिफिक टॉपिक क्लासरूम में दे देते हैं, लेबोरेटरी के वर्क के लिए दे देते हैं। टू सेट द स्टेज फॉर द लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन, आप उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो किसी लेक्चर को मीन बच्चा डेमोन्स्ट्रेट करे, किसी चीज़ को समझाए या उसके बारे में डिस्कस करे। टू प्रोवाइड फॉर ए कैपिटलाइज और ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन एबिलिटी, बैकग्राउंड्स और एक्सपीरियंस थ्रू डिफरेंशिएट असाइनमेंट्स, ठीक है। आप क्या करते हैं, to provide for an capitalized or individual differences in ability, background or experience through differentiated assignment, वो आप उस बच्चे में, इंडिविजुअल बच्चे में उस एबिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा देखिए अलग अलग लेवल का होता है, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता। आप ये चाहेंगे कि मेरे हर बच्चे के 90% मार्क्स आ जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे के 55% भी आएंगे, किस बच्चे के 45% भी मार्क्स भी आएंगे। तो क्या है कि ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एबिलिटी, बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस थ्रू डिफरेंशिएट असाइनमेंट, आप उस बच्चे में अलग अलग असाइनमेंट के थ्रू अलग अलग एबिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। आपको बताए कि मेरा बच्चा इस टर्म्स में अच्छा है, इसके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो आप उस चीज़ में लेके आइए बच्चे को। मीन्स आप अपने हिसाब से बच्चे को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, इंक्रीज कवरेज ऑफ मटेरियल के कवर को इंक्रीज करता है। रिड्यूस क्लासरूम टाइम में क्लासरूम के टाइम को रिड्यूस करता है, क्योंकि आप उसको एक असाइन कर दिया कि बेटा ये टास्क आपको असाइन है, ये आपको करनी है, कितने समय में करनी है मुझे नहीं पता, ये टास्क जो है मेरे पास आ जानी चाहिए। परमिट्स इंडिविजुअल अटेंशन, आप उससे एक इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर भी अटेंशन दे सकते हो। अब डिसएडवांटेज क्या है कि रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड फॉलोअप, बड़ा केयरफुल प्लानिंग होती है इसमें, क्योंकि आप बहुत अच्छे से फॉलोअप नहीं कर पाते। प्रोसेस इवेल्युएशन प्रॉब्लम, इवेल्युएशन मतलब बच्चे को इवेल्युएट करने में भी आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी। प्रोड्यूस नॉन स्टैंडर्ड रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट होगा वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं होगा, आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए द ट्यूटोरियल मेथड की यूजर एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। टू रीच हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स, ऑपरेशन इन्वॉल्विंग डेंजर और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। ट्यूटोरियल मेथड में आपके पास जो भी होना चाहिए, मतलब आपको रिक्वायरमेंट किसकी, क्या यूजेज होता है इसका। देखिए, टू रीच हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स, ऑपरेशन इन्वॉल्विंग डेंजर और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, ये बड़ा ही
बड़ा ही एक्सपेंसिव है। ट्यूटोरियल मेथड जो है बड़ा ही एक्सपेंसिव है। इसमें जो आप इक्विपमेंट्स का यूज़ करेंगे, जो भी आप इसमें यूज़ करेंगे वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडियल असिस्टेंट, आप इसमें बच्चे को रेमेडियल असिस्टेंट की तरह से चीज़ों को प्रोवाइड कराएंगे। एडवांटेज क्या है कि परमिट अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन, बच्चा जो है वो अडेप्टिव हो जाता है, मतलब बच्चे को आप परमिट कर रहे हैं कि वो इंस्ट्रक्शन को अडेप्ट करे। स्टिमुलेट एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे चीज़ों में। प्रमोट्स सेफ्टी, आप यहाँ पे सेफ्टी को भी प्रमोट करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि हाईली रिक्वायर्ड हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर, आपको जो इंस्ट्रक्टर है वो हाईली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। एंड डिमांड्स टाइम एंड मनी, इसमें आपको टाइम भी चाहिए और इसमें आपको मनी भी चाहिए। नेक्स्ट देखिए द सेमिनार मेथड्स। अब इस टीचिंग मेथड्स का क्या बेनिफिट्स है और क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, देखिए। टू प्रोवाइड जनरल गाइडेंस फॉर अ ग्रुप वर्किंग ऑन एन एडवांस स्टडी और रिसर्च प्रोजेक्ट। To provide general guidance for a group working on an advanced study or research project. To provide general guidance for a group working on an advanced study or research project. आप बच्चे को या ग्रुप को आप जनरल गाइडेंस देते हो, किसी ग्रुप को आप जनरल गाइडेंस देते हो कि आप इस प्रोजेक्ट को या एडवांस स्टडी को कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन टीचिंग एंड अप्रोच बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय मेंबर्स ऑफ ए स्टडी और रिसर्च ग्रुप। टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन टेक्निक्स, आप चीज़ों को इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कराते हो, टेक्निक को एक्सचेंज कराते हो, ताकि जो बच्चे और ग्रुप के हैं वो आपस में चीज़ों को शेयर कर लें। प्रोवाइड मोटिवेशन एंड रिपोर्ट, आप बच्चों को मोटिवेशन प्रोवाइड कराते हैं, रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। स्टिमुलेट एक्टिव पार्टिसिपेशन, इससे बच्चा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। परमिट्स अडेप्टिव इंस्ट्रक्शंस, परमिट्स अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन, आप अडेप्टिव इंस्ट्रक्शंस को परमिट कर रहे हैं। इज मोस्ट, अब देखिए अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि रिक्वायर हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर, आपके पास बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो बच्चों को ये मेथड यूज़ कराए। प्रोसेस इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम इवैल्यूएशन मतलब बच्चे को इवैल्यूएट करने में आपको इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। इज मोर कॉस्टली देन मोस्ट अदर मेथड, अदर मेथड की बात करें तो ये जो होता है ये कॉस्टली होता है, लेकिन इज मोर कॉस्टली देन मोस्ट अदर मेथड के कंपैरिजन ये बहुत कॉस्टली होता है। नेक्स्ट देखिए द डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेट मीन्स होता है आप चीज़ों को करके दिखाएं। अब इसके भी कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला देखिए, टू टीच मैनिपुलेटिव ऑपरेशन ऑन प्रोसीजर, ये बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए और प्रोसीजर को समझाने के लिए यूज़ किया जाता है। टू टीच ऑपरेशन और फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, टू टीच ऑपरेशन और फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट मीन चीज़ों को डेमो मतलब डेमोस्ट्रेट करके, बच्चे को आप खुद करके दिखाते हैं, बच्चे को आप खुद करके दिखाते हैं। तो टीच ऑपरेशन और फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट, क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं आप ये चीज़ें बताते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवांटेज क्या है। अब एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, हम दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब एडवांटेज क्या है देखिए, इसके बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये बच्चे में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। इनेबल लर्निंग एवल्यूशन, बच्चे की लर्निंग को बढ़ाता है। रिड्यूस डैमेज एंड वेस्टेज, ये डैमेज और वेस्टेज दोनों को रिड्यूस करता है। रिक्वायर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, इसमें आपको टूल्स और इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर्ड लार्ज ब्लॉक, आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए चीज़ों को रखना और उनको डेमोस्ट्रेट करना। रिक्वायर मोर इंस्ट्रक्टर, आपको जितने ज़्यादा इसमें इंस्ट्रक्टर हो उतने ज़्यादा हेल्पफुल आप चीज़ों को बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए द बज ग्रुप, टू डेवलप एंड एक्सप्रेस इमेजिनेटिव आइडियाज ओपिनियन, इस तरह से मतलब इस टीचिंग मेथड से जो है आप इमेजिनेटिव आइडिया को डेवलप कर सकते हैं, उनके ओपिनियन को डेवलप कर सकते हैं। स्टिमुलेट थिंकिंग, बच्चे को सीखने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं, बच्चे चीज़ों को सीखे, सोचे बच्चा चीज़ों को। देखिए अब इसका एडवांटेज क्या है कि हेल्प ट्रेनर्स टू ड्रॉ ब्रेथ, बच्चे मतलब ट्रेनर्स होता है वो मतलब इसका बिल्कुल की रोल है। हेल्प ट्रेनर्स टू ड्रॉ ब्रेथ, बच्चे को सारी चीज़ें मतलब जो अगर मैं बोलूँ की पॉइंट्स, बच्चे के लिए की पॉइंट जो है यहाँ पर ट्रेनर क्रिएट करता है। गेज द मूड बाय लिसनिंग टू सम डिस्कशन, मतलब वो इस रिजल्ट पे पहुँचता है कि वो चीज़ों को असेस करता है कि वो बच्चा क्या कह रहा है,
मतलब ग्रुप में जो डिस्कशन चल रहा है कि बच्चा क्या कह रहा है, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद वो किस सॉल्यूशन पे पहुंचता है, जो आपका ट्रेनर होता है वो किस सॉल्यूशन पे पहुंचता है वो सबको नोट डाउन करता है अपने पास। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, अनफेमिलियरिटी इन यूजेस, बहुत ज़्यादा हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, इसके लिए टाइम चाहिए होता है और इसमें आपके लिए ग्रुप लीडर की ज़रूरत होती है। अब है ब्रेन स्टॉर्मिंग, नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, किसी भी तरह से माइंड के ऊपर हम जो है वो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करते हैं कि जिससे बच्चा जो है नए नए आइडियाज़ और नए नए थॉट्स को क्रिएट कर ले और बहुत जल्दी से रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दे। तो नेक्स्ट है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें क्या है कि डिस्कवर न्यू आइडियाज़, बच्चा जो है नए आइडियाज़ को डिस्कवर करे, थॉट्स को क्रिएट करे और रेस्पॉन्स दे, बहुत जल्दी रेस्पॉन्स दे। एडवांटेज क्या है कि लीड्स टू ए वेरी एनिमेटेड एंड एनर्जाइजिंग, मतलब इसका बेनिफिट्स ये है कि बच्चा ना बहुत जल्दी चीज़ों को अपने माइंड में क्रिएट कर लेता है, ठीक है, और वो एनर्जी के साथ अपने सेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बच्चा अगर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, बहुत अच्छे से आपको आपके लेक्चर को उसने लिया, देखो बच्चे ने जितना अच्छी लर्निंग की आउटपुट भी उतना ही बढ़िया आएगा। अगर बच्चे ने बहुत अच्छे से अपनी लर्निंग को नहीं लिया तो अगर उसकी लर्निंग अच्छी नहीं है तो उसका आउटपुट भी अच्छा नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, मोर रिजर्व पार्टिसिपेंट फील फ्री टू कंट्रीब्यूट। इसमें क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि मोर रिजर्व पार्टिसिपेंट फील फ्री टू कंट्रीब्यूट, कि ऐसे बच्चे जो अपने आप में प्रेशर फील करते हैं, अपने आप में परेशान होते हैं कि हाउ आई विल कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोग्राम और इन दिस एक्टिविटी, तो वो बच्चे भी फ्री होके आपके इस एक्टिविटी में या किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट देखिए, अब इसके एडवांटेज क्या है। अब डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। एडवांटेज मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, डिसएडवांटेज क्या है, इट टेक्स टाइम पर्टिकुलरली इफ इट इज ए लार्ज ग्रुप, समय लगेगा अगर बहुत सारे बच्चे हैं। मे कंज्यूम ए लॉट ऑफ मटेरियल, आपको बहुत सारे मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, जैसे फ्लिप चार्ट, राइटिंग मटेरियल। तीसरा क्या है, रिक्वायर हाई, बताता है बच्चे के लिए, ये भी बहुत जरूरी है, बट वो हाई लेवल का होना चाहिए। अब नेक्स्ट है मेरा प्रे रोल, नेक्स्ट है मेरा रोल प्ले, एक्सप्लोरिंग एंड इम्प्रूविंग इंटरव्यूज टेक्निक। इससे आप बच्चे में इंटरव्यू टेक्निक को आप इम्प्रूव करा सकते हैं कि बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को कैसे फेस करे। एंड एग्जामाइनिंग कॉम्प्लेक्सिटीज एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ग्रुप, ठीक है, क्या करता है, इस चीज को एग्जामाइन करता है कि बच्चे में कितना जो है, बच्चे में कितना पोटेंशियल है, क्योंकि इसमें डिफरेंट ग्रुप्स होंगे जिनको आप ये मतलब इस तरह से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे या इस टीचिंग मेथड का यूज करेंगे, तो ये बता देता है कि किस बच्चे में या किस ग्रुप में कितना पोटेंशियल है। एडवांटेज देखिए, गुड एनर्जाइजर्स, प्रमोट्स एम्पैथी ऑफ द ट्रेनर फॉर अदर सिचुएशन, ठीक है, इसमें बच्चे ना बहुत अच्छे से, बहुत गुड एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ चीज़ों को आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। प्रमोट्स एम्पैथी ऑफ ट्रेनी फॉर अदर सिचुएशन, आप इस तरह से जो बच्चे हैं आप में, आप उसमें एक तरह से ना पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो, एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो, जिससे बच्चा जो है वो सीखने पे मजबूर हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, पार्टिसिपेंट्स माइटली बी रिलक्टेंट, आपको जो पार्टिसिपेंट है वो रिलक्टेंट हो सकता है, मे नॉट वर्क विद ट्रेनी हु डू नॉट नो ईच अदर वेल, और आपका जो बच्चा है हो सकता है कि वो अगर नहीं जानता एक दूसरे को तो वो कैसे बहुत अच्छे से परफॉर्म करे किसी चीज़ को, कि रोल प्ले का मतलब ये है कि जो दूसरा बच्चा है ग्रुप में वो दूसरे बच्चों को बहुत अच्छे से समझता है, अगर वो उसको नहीं जानता, उसके बारे में नहीं जानता, तो वो कैसे आप उस ग्रुप से आउटपुट लेने की उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर। गुड टीचर की क्वालिटीज क्या है, सबसे पहले देखिए कि एन एंगेजिंग पर्सनैलिटी एंड टीचिंग स्टाइल, वो अपने आप को और अपने टीचिंग स्टाइल्स को बच्चों में कल्टीवेट करे और बच्चों को एंगेज करे। देखिए, एक ग्रेट टीचर इज वेरी एंगेजिंग एंड होल्ड द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द डिस्कशन। सब बच्चे को, और इस क्लास में 40 स्टूडेंट्स है तो 40 के 40 स्टूडेंट्स हैं, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उस पर फोकस करें, उसकी बातों को सुने, वो टीचर क्या कह रहा है वो इतना, बच्चे उसको अटेंटिव होके चीज़ों को सुने, बच्चे उसकी क्लास में बिल्कुल ऐसे रहें कि सिर्फ और सिर्फ बच्चा जो है वो सीखने के मकसद से क्लास में बैठा है।
देखिए दूसरा क्या है, क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर लेसन। टीचर का जो लेसन है उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मीन्स बच्चा आज अपने लेसन में क्या पढ़ने वाला है बच्चे को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो क्या पढ़ने जा रहा है, अगर उसको ये नहीं पता होगा कि वो क्या पढ़ने जा रहा है तो वो कैसी चीज़ों को पढ़ा पाएगा। तीसरा क्या है, इफेक्टिव डिसिप्लिन स्किल्स। इफेक्टिव डिसिप्लिन स्किल्स, उसके डिसिप्लिन स्किल्स जो हैं वो बहुत इफेक्टिव होने चाहिए। ए ग्रेट टीचर हैज़ इफेक्टिव डिसिप्लिन स्किल्स एंड कैन प्रमोट्स पॉजिटिव बिहेवियर एंड चेंज इन द क्लासरूम। जो टीचर है, जो भी अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे सर थे, वो ये कहते थे कि अगर बच्चा डिसिप्लिन में है तो आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अगर वो कमज़ोर है फिर भी आप उसमें इम्प्रूव ले आओगे। अगर बच्चा अपने डिसिप्लिन में अच्छा नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश करना आप बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ए ग्रेट टीचर हैज़ इफेक्टिव डिसिप्लिन स्किल्स एंड कैन प्रमोट्स पॉजिटिव बिहेवियर्स एंड चेंज इन द क्लासरूम। अगर टीचर बहुत अच्छे से अपनी क्लास को डिसिप्लिन करता है तो वो लास्ट में बैठे हुए बच्चे को भी पढ़ा सकता है और बहुत अच्छे से उसमें से आउटपुट ले सकता है। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है कि गुड क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स। टीचर के जो क्लासरूम मैनेजमेंट के स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए जिससे वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को पढ़े, उसकी इफेक्टिव लर्निंग कैसे हो इस चीज़ को समझे, बच्चे की क्या हैबिट्स इसके जानने की कोशिश करे। ओवरऑल उसके पास सेंस होना चाहिए क्लासरूम का कि कैसे वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करे। गुड कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स। अक्सर ये होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं पर बच्चा अच्छा नहीं कर रहा होता। बच्चा अच्छा करने के लिए देखिए दो चीजें हैं, बच्चे के लिए जितना सपोर्ट पेरेंट्स का होना जरूरी है उतना ही सपोर्ट टीचर्स का होना जरूरी है, जितना सपोर्ट टीचर्स का होना जरूरी है उतना ही सपोर्ट पेरेंट्स का होना जरूरी है। मीन्स दोनों साथ चलने चाहिए। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बच्चा होमवर्क नहीं करके लेकर आ, आपने जो भी वर्क दिया उसको उस वर्क को परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास 6-6.5 घंटे बच्चा रहा, आपने बहुत अच्छी टीचिंग की, बहुत मेहनत की, प्रिंसिपल ने की, टीचर ने की, वाइस प्रिंसिपल ने की, कोऑर्डिनेटर ने की, बट what is the role of the parents? If you are not making a communication with the parents, how can your students will perform your homework or perform your task? बच्चा करेगा ही नहीं। A great teacher maintains open communication with parents and keep them informed of what is going on in the classroom as far as curriculum, discipline and other issue. बट टीचर जो है वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करे, टीचर जो है वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करे। एक अच्छा टीचर जो है वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करे, उनको इन्फॉर्म करे कि क्लासरूम में क्या चल रहा है, बच्चे को कितना आया, वो डिसिप्लिन है या नहीं है, उसके सारे अदर इशू भी उससे डिस्कस करे, फ़ोन कॉल के थ्रू करे, मीटिंग रखे उसके साथ, ईमेल के थ्रू भेजे, मीन जो भी कम्युनिकेशन मेथड है उससे करे, पर अपने बच्चे की क्लासरूम की एक्टिविटी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। और ये तभी पता होना चाहिए जब आप बताएंगे। अगर आप बच्चे की क्लासरूम की एक्टिविटीज़ पेरेंट्स को नहीं बताएंगे तो आप पेरेंट्स की साइड से बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आप बच्चे की तरफ बच्चे के लिए प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते तो ये मान के चलना कि आपकी जो आपका जो आउटपुट है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आने वाला, और अगर आपका आउटपुट आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा तो आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट, आगे देखिए। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो एक अच्छा टीचर होने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। क्या है? हाईली एक्सपेक्टेशन। ए ग्रेट टीचर हैज हाईली एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर स्टूडेंट्स एंड एनकरेज एवरीवन टू ऑलवेज आस्क एट देयर बेस्ट लेवल। हमेशा टीचर जो है बच्चों से एक्सपेक्टेशन जो है वो हाई रखे। अगर टीचर बच्चे से एक्सपेक्टेशन हाई रखेगा तो वो चाहेगा कि उसके बच्चे का रिजल्ट अच्छा रहे। तो एक अच्छे टीचर के लिए यही होता है कि वो अपने बच्चे को एक बेस्ट लेवल पे लेके आए। 7 देखिए, नॉलेज ऑफ करिकुलम एंड स्टैंडर्ड। जो टीचर पढ़ा रहा है सबसे पहले तो उसको अपने कंटेंट के बारे में पता हो, अपने करिकुलम के बारे में बताओ, अपने टॉपिक के बारे में बताओ। ठीक है, जो अच्छा टीचर होता है वो करिकुलम के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, क्लास में किस तरह से उसको पढ़ाना है, क्या कंटेंट उसको पढ़ाना है, उसके सब चीज़ें उसके अंडर में होगी ताकि वो अपनी टीचिंग को एक अच्छे स्टैंडर्ड पर लेकर आ सके। पॉइंट नंबर 8, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी अक्सर हमें तुम्हें कल बताऊंगा। अब कल क्या बताएंगे? बच्चे के सामने जब आपने ये कह दिया कि बच्चे को नहीं आता तो इसका मतलब ये आता है कि बच्चा तो आपकी रेस्पेक्ट करेगा नहीं। बच्चा तो ये कह देगा कि टीचर को नहीं आता। जहां बच्चे ने ये बोल दिया कि टीचर को कंटेंट नहीं पता है, टीचर को चीज़ें नहीं पता, तो आप ये मान के चलना कि बच्चा
आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो देखिए, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आपको नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की। दिस में सीम ऑब्वियस बट इज सम टाइम ओवरलुक, मतलब बच्चा इस चीज़ों को अज्यूम करता है। ए ग्रेट टीचर हैज़ इनक्रेडिबल नॉलेज ऑफ द एंथुजियाज्म फॉर द सब्जेक्ट मैटर दे हैव टीचिंग। एक अच्छा टीचर होता है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है। दे आर प्रिपेयर्ड टू आंसर क्वेश्चन एंड कीप द मटेरियल इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स। वो बच्चे के लिए बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आंसर बना के रखता है ताकि बच्चा जो है उसके टॉपिक में इंटरेस्ट ले। पॉइंट नंबर 9 देखो कि पैशन फॉर चिल्ड्रन एंड टीचिंग। पैशन फॉर चिल्ड्रन एंड टीचिंग, बच्चे के लिए और टीचिंग के लिए उसके पास पैशन होना चाहिए। बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के बच्चे नहीं है। अगर वो आपकी क्लासरूम में बैठे तो आपके बच्चे हैं, उनके फ्यूचर को आप जैसा आप 40 मिनट आप बच्चे के साथ हो, अगर आप 40 मिनट में बच्चे को नहीं सिखा पाए तो आप उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, आप ही पूरे रेस्पॉन्सिबल हो। अगर 40 मिनट आपके 40 मिनट में बच्चे ने अगर कुछ नहीं सीखा तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। पैशन फॉर चिल्ड्रन एंड टीचिंग, बच्चे के लिए और टीचिंग के लिए आपका पैशन होना चाहिए। ग्रेट टीचर इज पैशनेट्स अबाउट टीचिंग एंड वर्किंग विद चिल्ड्रन, बच्चों को अपना बच्चा मान के चलिए। दे आर एक्साइटेड अबाउट इन्फ्लुएंसिंग स्टूडेंट्स लाइव्स एंड अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट दे हैव। जो भी इम्पैक्ट आप बच्चे के ऊपर डालेंगे बच्चे के ऊपर वही इम्पैक्ट होगा। पॉइंट नंबर 10, स्ट्रॉन्ग रैपोर्ट विद स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के साथ आपका रिलेशन जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रैपोर्ट विद स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ आपका जो रिलेशन है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स के साथ आपका रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिए कि बच्चा जो है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग रैपोर्ट विद स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के साथ आप एक अच्छा रिलेशन बनाइए। एक गुड टीचर डेवलप ए स्ट्रॉन्ग रैपोर्ट विद स्टूडेंट एस्टेब्लिशिंग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। एक अच्छा जो टीचर होता है वो उस बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बनाता है और उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करता है। आपको बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना है, वो उस हेल्दी एनवायरनमेंट में ही बच्चा पढ़ पाएगा। बच्चा जितना अच्छे से पढ़ेगा, जितने ध्यान से पढ़ेगा, ये मान के चलिए रिजल्ट जो है वो उतना ही इफेक्टिव होगा। ए ग्रेट टीचर डेवलप ए स्ट्रॉन्ग रैपोर्ट विद स्टूडेंट्स एंड एस्टेब्लिश ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। आपको बच्चे के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है। हाउ टू असेस योर टीचिंग, आप अपनी टीचिंग को कैसे असेस कर सकते हैं। डू समथिंग स्पेशल फॉर द स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट। आपको बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में जो है कंट्रीब्यूट करना है। इनर सेटिस्फैक्शन ऑफ अवर सेल्फ, सबसे जरूरी अगर आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है, आपको ये नहीं पता कि मैंने आज क्या पढ़ाया, और अगर आपके बच्चे वाकई में आपसे खुश नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मीन्स आपका अपने आप से सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड, आप कितनी भी मेहनत कर ले, रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आप अच्छे टीचर नहीं है। अच्छा टीचर होने के लिए आपका जो रिजल्ट है वो ओरिएंटेड होना चाहिए। आर यू ऑलवेज रेडी टू टेक द डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा होना चाहिए कि अगर आपका प्रिंसिपल आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे तो आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लो, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप में है आपको देख के आपके बच्चों में आएगी। आपके बच्चे आपसे सीखेंगे, आपके बच्चे जितना आपसे सीखेंगे उतना वो किसी से नहीं सीखेंगे। 6 घंटे बच्चा आपके साथ रहता है, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को वो नोट करता है। तो अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचेंगे तो अगर टीचर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचेगा तो बच्चा भी रेस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। फीडबैक फ्रॉम द क्लास स्टूडेंट्स, बच्चों से फीडबैक लीजिए, क्लास के स्टूडेंट से बच्चों से फीडबैक लीजिए। आर यू ए आइडियलिस्ट मोटिवेटर, आप ही उस बच्चे के लिए आइडियल हैं और आप ही उसके लिए मोटिवेटर है। गुड कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इन द नाइट व्हेन यू आर गोइंग टू बेड प्लीज आस्क वन क्वेश्चन योरसेल्फ एवरी डे। जब भी आप बेड पे जाएं तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें, क्या कि व्हाट हैव आई डन इन द स्कूल, आज मैंने स्कूल में क्या किया। इट विल बी फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट्स, क्या ये स्टूडेंट के लिए फ्रूटफुल रहा, आज जो मैंने पढ़ाया वो रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है। ये सारे सवाल अपने आप से पूछिए, आप अपने आप ही अपनी टीचिंग को एक्सेस कर सकते हैं। टीचिंग फ्लॉज, टीचिंग इज ए फ्लो ऑफ थॉट्स, स्ट्रीम ऑफ थॉट्स। टीचिंग क्या है, आपके थॉट्स हैं।
आपकी आपकी नॉलेज है, आप उस पूरी नॉलेज को जो है वो बच्चे में कल्टिवेट करते हैं, बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं, बच्चे को बताना स्टार्ट करते हैं, बच्चे में कल्टिवेट कर देते हैं वो सारी चीजें। तो ये क्या है, स्ट्रीम ऑफ थॉट्स। सेकंड देखिए, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, हेंस देयर शुड बी नो अनवांटेड इंटरप्शन। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको हम नहीं रोक सकते, ना ही हमें रोकना चाहिए। जो चीजें डिलीवर हो रही हैं वो डिलीवर होती रहें। समराइजिंग, समराइज योर लेक्चर, अपने चेक लेक्चर को समराइज कीजिए, अपनी टीचिंग मतलब अपनी टीचर्स डायरी को देखिए क्या आप पढ़ाने जा रहे हैं। बाय चेकिंग वेदर यू हैव एक्सप्लेन ऑल द लर्निंग ऑब्जेक्टिव यू हैव चूजन। अब चेक कीजिए कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने बोर्ड में लिखे थे, जो आप बच्चे को आज पढ़ाने जा रहे थे, क्या वो आपने बच्चे को बता दिए, क्या बच्चा उन चीज़ों को जानता है, क्या आपने वो सारे एक्सप्लेन कर दिए जो आपको एक्सप्लेन करने थे। जस्ट रिपीट योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव गिविंग स्ट्रेस ऑन मेन पॉइंट्स। आपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं बच्चों को, आपको फिर वो मेन पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर देने हैं। देखिए नेक्स्ट, प्लीज नोट द समराइजेशन इज नॉट एवल्यूशन और असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ योर लेक्चर, इट इज complete just delivery of lecture but does not measure the impact of the lecture on the audience। ठीक है, आपको क्या करना है, छोटे छोटे नोट बना ले, जो नोट लिख लेने अपने पास टीचिंग डायरी में, या आपको याद होने चाहिए कि प्लीज नोट द समराइजिंग इज नॉट एवल्यूशन और असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ योर लेक्चर। समराइजेशन जो है ये आपके लेक्चर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, इट कंप्लीट जस्ट डिलीवरी ऑफ लेक्चर, ये सिर्फ आपके लेक्चर को डिलीवर करता है, बट डज नॉट मेजर द इम्पैक्ट ऑफ लेक्चर ऑन द ऑडियंस। ऑडियंस जो आपके बच्चे आपके बैठे हैं, ये उस चीज को मेजर नहीं करता। आप चीजों को समराइज करना स्टार्ट करें। मैनेजिंग द स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को किस तरह से मैनेज करते हैं। ध्यान से सुनिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डोंट थ्रो द ब्लेम ऑन द स्टूडेंट फॉर योर फेलियर टू क्रिएट एन इम्पैक्ट विद योर लेक्चर। आप अपने फेलियर को बच्चों के ऊपर मत उड़ेलिए। प्रिंसिपल ने आपको कुछ बोला, आपने जाके बच्चों की पिटाई कर दी। देखिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड इन द स्कूल, सबसे पहले तो ये है। और दूसरा, अगर आप फेल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गलती का ठीकरा जो है बच्चों के ऊपर फोड़े। स्टूडेंट्स आर मैच्योर, बच्चा जो है वो इमेच्योर है, लेस स्किल्ड है, इमोशनल है, वो मैच्योर नहीं है। क्योंकि तुम मैच्योर हो, मोर स्किल्ड हो और कंपोज्ड हो, तो चीजों को कैसे हैंडल करना है ये तुम्हारी कलाकारी है। नेक्स्ट देखिए, बेस्ट वे टू कंट्रोल द स्टूडेंट इज बाय गिविंग देम बेस्ट लेक्चर। बच्चे को आप तभी कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चे को जब आप अपने मुट्ठी में कर सकते हैं, जब आप उसको अपना बेस्ट लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। जिस दिन बच्चे को आप अपना बेस्ट दे दिया, ये मान लेना बच्चा आपके दिल से रेस्पेक्ट करेगा। अगर आप बच्चे को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाते तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जब आप अपने क्लास में जाएं तो आप अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। अगर आप अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप चीज़ों को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी अपनी नॉलेज, अपना 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वो मेरे सारे टीचर्स जो नए हैं, जो सिर्फ अभी टीचिंग मेथड में आए हैं, ये उनके लिए भी है, ताकि वो चीज़ों को बड़े आसानी से सीखें, चीज़ों को बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर लें। जितना अच्छे से वो इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने क्लासरूम को मैनेज करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से वो मैनेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।